हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस में चल रहा था नीति निर्देशक तत्व। पिछले क्लास में हमने वर्णन किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, निर्देशक की आलोचना, उसके पीछे की संस्कृति के बारे में पढ़ा था और उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक में। तो देखिए, अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा में है और अनुच्छेद 37 जो है उसमें ये वर्णन किया गया है कि इस में मतलब कि ये नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो भी है उसे लागू करना। ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 में क्या बात किया गया है। अनुच्छेद 38 में बात किया गया है कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये इंस्ट्रक्शन है राज्य को। तो इसमें क्या क्या करना है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सभी को दिलाना। खासकर कह रहा है कि आय की असमानता जो है उसको दूर करना। व्यक्तिगत रूप पे तो दूर करना ही है, समूहों के बीच जो आय की असमानता है उसे दूर करना। यही मतलब है इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब दूसरा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निर्देशक तत्व। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, उसको मैं बताता हूँ। क्या है, पहला पॉइंट ये है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। ठीक है, इसमें 5-6 पॉइंट वो मैं देख लेता हूँ। फिर दूसरा है आम वस्तुओं के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, यानी जो भी भौतिक संसाधन है उपस्थित उसका एक यानी कि उचित प्रकार से वितरण होना चाहिए। फिर है धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम। संकेंद्रण मतलब कि कहीं एक ही समुदाय में एक ही विभाग में वो संकेंद्रित ना हो जाए, कुछ ऐसा। फिर है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आपका 39 में ही है। फिर है श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य के और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से संरक्षण, यानी श्रमिक हैं, बच्चों की स्वास्थ्य, ये सब को देखभाल करते हुए हम उसकी शक्ति और क्षमता का उपयोग करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। तो ये 5-6 पॉइंट जो है अनुच्छेद 39 से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं 5-6 पॉइंट क्या क्या है। पहला, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। दूसरा है आम वस्तुओं के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत विवरण। तीसरा है धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम। फिर है डी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये है श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से संरक्षण। और अगला है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। अब आते हैं, उसके बाद आया अनुच्छेद 39, इसको जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कि इसमें व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो सबको समान न्याय मिलना चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता है कि वो वैसे व्यक्ति जो विधिक सहायता नहीं ले सकते हैं शुल्क देकर, तो सरकार ये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो ये हो गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर अनुच्छेद 40, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो ये बहुत बार आता है, सबके को याद भी होगा। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद। अब देखिए, ये तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये नीति निर्देशक तत्व को 3 आधारों पे बांटा गया है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो कौन कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी में है, कौन कौन सा समाजवादी में है और कौन कौन सा उदारवादी में है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो काम की न्याय संगत मतलब कि ये जो भी काम हम मजदूर से ले रहे हैं, किस व्यक्ति से ले रहा हूं, वो काम बेहतर होना चाहिए। मानवोचित मतलब मानव के लिए वो उचित होना चाहिए, यानी कि वो डेंजरस नहीं होना चाहिए, जैसे पटाखा की फैक्ट्री ये सब है, यानी कि कोई खतरनाक जगह पे आप काम नहीं ले सकते हैं जिससे काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पे खराब असर पड़ता हो। ठीक है ना, ये समझ सकते हैं। अब है
अच्छा, एक में और इसमें है प्रसूति सहायता का उपबंध, मतलब जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं या फिर मजदूर वर्ग के भी लोग हैं तो उनको प्रसूति के स्थिति में सहायता करना होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो जो भी काम करने वाले हैं किसान के रूप में या किसान में कृषि के रूप में मजदूरी करने वाले हैं या उद्योग में जो भी मजदूरी करने वाले हैं उनको निर्वाह युक्त यानी कि जितना उनका जीवन यापन चल सकता हो उस प्रकार की मजदूरी का निर्धारण करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि बताया जा रहा है कि कुटीर उद्योग या फिर व्यक्तिगत या फिर सहकारी उद्योगों ये सब में सहायता करना इसी में आता है पॉइंट। आगे है अनुच्छेद 43 की कार्मिक उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने का मतलब क्या है, मतलब कि उद्योग जो भी चल रहा है उसका संचालन हो रहा है उसमें कुछ न कुछ भागीदारी इसमें जो भी कर्मकार है मजदूरी है उनकी भी होनी चाहिए। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारी का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा, मतलब कि इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। फिर सहकारी समितियों के प्रबंधन परिचालन व नियंत्रण, ये 43 ख में जोड़ा गया और यहाँ 43 का में ये जोड़ा गया। तो सहकारी समिति योग के स्वैच्छिक गठन यानी कि खुद की इच्छा से स्वायत्त प्रचालन, मतलब कि आप अपने अनुसार उसका प्रचालन कर सके। लोकतांत्रिक नियंत्रण, लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब क्या, लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब उसमें जो भी ये मान लेते हैं सहकारी समिति बना है उसमें जितने भी लोग हैं सबकी उसमें बराबर से भागीदारी होना चाहिए, है ना, इस तरह से कुछ। फिर है पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। तो सहकारी समिति में पेशेवर प्रबंधन मतलब कि सहकारी समिति बहुत प्रकार का होता है। मान लेते हैं कि 10-20 गाय खरीद लिया है, उसमें 10-20 मिलकर उसकी सेवा कर रहे हैं, सारे काम को कर रहे हैं और फिर दूध पैदा हुआ उसके प्रोडक्ट को बेचना, तो वो ही हो गया पेशेवर प्रबंधन करने की छूट, ये सब समझ सकते हैं, है ना। फिर है अनुच्छेद 44। तो ये हमेशा पूछा जाता रहता है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और ज्यादातर ये क्वेश्चन ना मिलाने वाला में रहता है। अब ध्यान देना है कि अनुच्छेद ये सबसे क्वेश्चन तो बीपीएससी में लगभग कम ही पूछा जाता है प्रीलिम्स की में, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मिलाने वाला क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड में हमने देखा तो यूपीपीसीएस में बहुत पूछा जाता है। तो जितने भी अनुच्छेद है उसको बेहतर तरीके से देखना होगा। एक आध पॉइंट भी उसमें यदि पकड़ाता है तो वाकई मिल जाता है, और प्लस पॉइंट वही है यदि 1-2 भी आप उसमें पकड़ लिए तो वाकई मिल जाता है ना। तो अनुच्छेद को टोटल देखना है 395 तक में, मेनली तो 395 है, उसी में कखा गघा जुड़कर वो 444 के आसपास चला गया है ना। लेकिन वो भाग में जुड़ा है, अभी भी 395 बताया जाता है और वो भाग में कहाँ कितने अधिक एक्स्ट्रा जुड़े हैं वो बताया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसमें राज्य सरकार का ये कर्तव्य दिया गया है कि जब तक बालक का उम्र 6 साल तक ना हो जाए तब तक बालक के स्वास्थ्य का और शिक्षा का ख्याल रखना होगा। ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा। और ये जोड़ा गया कब, 6 वर्ष से कम आयु तक को के लिए 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा। फिर है अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान करना। इसी में ये वर्णन किया गया है कि सभी प्रकार के जोखिमों से और शोषण से इन लोगों की रक्षा करना होगा। फिर अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य। इस कर्तव्य में ये भी जोड़ा गया है कि मादक पेय या हानिकारक औषधियों से भी लोगों को बचाना, है ना। अब है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। तो कृषि और पशुपालन के संगठन में है कि आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करना। इसमें मेनली दुधारू पशु जो भी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, इन लोगों का ख्याल रखना और इनके वध का प्रतिषेध करना। ठीक है। ये है आपका अनुच्छेद कितना में
47 में, ठीक है। और एक 48 की बात करते हैं। ओह रुक जाइए, 47 तो नहीं पढ़ा, हाँ 47 पढ़ लिया। 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन। अब और 3-4 है वो देखते हैं। अनुच्छेद 48 के क में क्या है, तो राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 48 में है। और ये अनुच्छेद 48 का क भी बहुत बार क्वेश्चन आते रहा, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर इधर पीसीएस की बात हो। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के सन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी पर्यटक स्थल ये सब है, कुछ स्तंभ है, ये है वो है ना, तो या पुरातत्विक स्थल ये सब है, तो सभी का संरक्षण करना, ठीक है। आइए अनुच्छेद 50 देखते हैं। तो ये है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और ये भी पूछा जाता रहता है हमेशा ज्यादातर। और इसमें क्या है, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। फिर है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये पॉइंट भी हमेशा पूछा जाता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में और क्या क्या हो सकता है, कह राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास। फिर है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा आज का अनुच्छेद हो गया 36 से 51 की बात। टोटल नीति निर्देशक तत्व से है, इसको बार बार देखना होगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब है बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 से बाहर में भी कुछ अनुच्छेद जो है उसमें भी कुछ निर्देश की बात हुआ है, निर्देशक है, डायरेक्टिव के रूप में है, तो वो देखेंगे अगले में। और वर्गीकरण भी अगले बार देख लेते हैं, समाजवादी आधार पे, गांधीवादी आधार पे और उदारवादी आधार पे, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।